أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Second year commerce, and the subject is banking or the principle of banking. And today we will discuss about another credit instrument which is a part of a banking industry. But before that, it's a part of the marketplace where the number of buyers and the number of sellers are exist. This credit instrument is known as bills of exchange. अब हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की कि उसका बैंकिंग से क्या ताल्लुक है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की, जहाँ पर हमारे पास सेलर भी मौजूद है और साथ साथ बायर भी मौजूद है। सेलर जो है उसके पास मौजूद सामान वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना सामान को जल्द से जल्द बेच दे, चाहे कैश पे या फिर क्रेडिट पे। तो सेलर के पास जो सामान मौजूद है या जो गुड्स मौजूद हैं वो उसको फॉरवर्ड करता है अपने बायर को कि जो उसको ख़रीदने में इंटरेस्ट शो करता है, और वो बायर उसके बदले में यानी पेमेंट के बदले में अपनी तरफ से एक नोट इशू करता है जिसको नाम देते हैं कि ये जी बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें इस बात का इजहार किया जाता है कि जो सामान ख़रीदा गया है उसके बदले जो पेमेंट है वो इतने दिन बाद इस शख्स को कर दी जाएगी। अब सेलर ने जो सामान बेचा है उसने भी यकीनन कहीं से परचेज किया है, वो सामान का ताल्लुक क्रेडिटर से है। अब क्रेडिटर की और सेलर की जब हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि जी इन दोनों के दरमियान यानी क्रेडिटर के दरमियान और साथ साथ सेलर के दरमियान भी एक रिलेशन मौजूद होता है। अब अगर सेलर ने किसी से परचेज किया है जिसको क्रेडिटर का नाम देते हैं तो यकीनन प्रोसेस होता है कि सेलर को भी आगे पेमेंट करनी है, लेकिन पेमेंट से पहले अगर वो इस बात का इजहार करता है कि ये चीज़ जो है नोट की सूरत में इसके पास मौजूद है, इतने दिन बाद पेमेंट आ जाएगी, तो उसके बदले में वो शो करता है अपने उस नोट को या उस बिल को जो उसके पास मौजूद है। अगर तो क्रेडिटर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो बिल आया हुआ है वो इस बात का वेट कर सकता है कि जैसे ही सेलर को पेमेंट मिलेगी वो उसको भी पे कर देगा, तो उस सूरत में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर क्रेडिटर को पैसे की ज़रूरत हो और उसके पास ये बिल मौजूद हो तो क्रेडिटर उस बिल को बैंक के पास से जाकर डिस्काउंट करवा लेता है। तो इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक पार्ट बनता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में के साथ साथ मार्केट प्लेस में भी काफ़ी कारआमद साबित होता है। अब हम बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेशन 5 की, या हम बात करते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेशन 5 की, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन पेश की गई है वो कुछ इस तरीके से है। An instrument in written contain an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay or demand or at a fixed or determinable future date time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब इस एक्ट के हिसाब से जो बात आई, सबसे पहली चीज कि रिटन कंटेंट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, मेकर जिसने उसको बनाया उसका साइन मौजूद होना चाहिए, वो डायरेक्ट करेगा कि किस पर्सन को पे किया जाएगा, डिमांड पर पे किया जाएगा या किसी फिक्स डेट पर फ्यूचर टाइम पे पे किया जाएगा, या उसके साथ साथ कि सर्टेन सम ऑफ मनी के पैसे के बारे में भी बता दिया जाएगा, और ये भी बता दिया जाएगा कि वो या उसके ऑर्डर से किसी ऐसे शख्स को पे किया जाएगा जो जिसका नाम मेंशन होगा या जिसके बारे में ऑर्डर करेगा, या वो शख्स जो इस इंस्ट्रूमेंट को आपके सामने पेश करेगा। ये है हमारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेशन 5 के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज की ओरिजिनल डेफिनेशन। As
پر دی ڈیفینیشن جیسے ہم نے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج جس کی فزیکل فارم یا جس کی جو اسپیسیمن ہے اس کا کچھ اس طریقے سے ہے، جس میں آپ نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کتنا اماؤنٹ ہے، کہاں پر بنا، کس تاریخ کو بنا، اور ساتھ ساتھ ڈیز کے بارے میں بات کی کہ کون کس کو پیمنٹ کرے گا اور اس کے بعد بنانے والے کا سائن۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پوزیشن ہمارے پاس آ رہی ہے، جو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ مسٹ بی ان ریٹن فارم، یعنی مسٹ بی ریٹن فارم کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ ریٹن فارم میں ہوگی کہ 2 days after day pay to Mr. Chauhan for his order the sum of 30,000 only for value received، اور اس کے بعد سگنیچر آ رہا ہے کہ جس نے اس کو پریپیئر کیا ہے، تو اس کا مطلب پہلا کانٹینٹ جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ مسٹ بی ان ریٹن فارمیٹ۔ ایز پر دی ڈیفینیشن the second content اور second initial اور second essential ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے کہ sign by the maker، یعنی جو شخص جس نے اس کو بنایا ہے اس کا اس پہ سگنیچر موجود ہونا ضروری ہے، جو کہ اس کی ویلیڈیٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ایلیمنٹ بل آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہم نے کہا کہ اس میں there must be some promise to pay a certain sum of money، جو کہ مینشن کر دی جائے گی فیگرز میں بھی اور ورڈ میں بھی، اور اس بات کا اظہار کیا جائے گا کہ کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ پیبل ہے یا ریسیویبل ہے آفٹر a ڈیٹ جو کہ مینشن کی گئی ہے۔ اور ایز پر دی ڈیفینیشن جو فورتھ اور لاسٹ پارٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ ہے ہمارا کہ اس میں پیبل ٹو دی بیئرر آف دی انسٹرومنٹ، اب یا تو اس شخص کا اظہار کیا جا رہا ہے یا اس شخص کا نام دیا جا رہا ہے کہ جو پیمنٹ ریسیو کرے گا یا جس کو پیمنٹ کی جائے گی، یا وہ شخص جو کہ اس انسٹرومنٹ کو پریزنٹ کرے گا، یہ بھی اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بل آف ایکسچینج کی پارٹیز کے بارے میں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ڈرار، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو پارٹی آتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈرائی کا، اور تیسرے نمبر پہ جو پارٹی ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں پیئی کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈرار کی، اور جب ہم ڈرار کی بات کرتے ہیں تو اس کی آسان الفاظ میں جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ the person who draws or writes the bill of exchange is called the drawer. The drawer must be the seller or creditor to whom the money is owing. مطلب یہ ڈرار سے مراد جو یاد رکھنے والی چیز ہمارے لیے ہے کہ who draws or writes the bill of exchange and they must be a seller or creditor، جو کہ ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا ضروری ہے، یعنی وہ شخص لکھنے والا یا پھر جس نے بل آف ایکسچینج بنایا ہے اس کو ڈرار کہا جائے گا، اور the drawer must be the seller or creditor، یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن سے یاد رکھنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس مینز کہ میکر جو ہے اس کو نام دیا جائے گا ڈرار کا۔ ایز اے سیکنڈ پارٹی آف بل آف ایکسچینج جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ڈرائی۔ ڈرائیز کی جو آسان ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ the drawee is a person on whom the bill is drawn. He is the purchaser or debtor who is ordered by the drawer to pay the amount. یعنی وہ شخص جس نے یا جس کے نام پر بل آف ایکسچینج بنایا گیا ہے، اور وہ جو کہ اس پرچیزر کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے یا ڈیٹر کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے کہ جس نے کچھ پے کرنا ہے، یعنی پرچیزر نے جو سامان خریدا ہوا تھا وہ اس بات کو فائنلائز کر رہا ہے، اینڈ who is ordered by the drawer to pay the amount،
जिसको ऑर्डर मिलता है ड्रॉअर की जानिब से या मेकर की जानिब से कि वो अमाउंट को पे करे। एज ए थर्ड पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे सामने आती है वो है पेई। और हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं पेई की तो हम कहते हैं कि द पर्सन हु हैज द राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, यानी वो अमाउंट रिसीव करने का राइट उसके पास है जो कि बिल पे मेंशन है। द बिल इज कॉल्ड द पेई। द पेई मे बी थर्ड पर्सन, मतलब कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है, और द ड्रॉअर हिमसेल्फ, या वो शख्स भी हो सकता है कि जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हो, या वो भी हो सकता है कि जिसने सामान को सेल किया हो। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ताल्लुक किस पे आ गया, बात आ गई पेमेंट के ऊपर। और पेमेंट करने के बारे में जब बात आई तो हमने ये देखा कि ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और उसके साथ साथ ये वो शख्स भी हो सकता है जो कि उसका ड्रॉअर है या उसका मेकर है। अब हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी की एंड द डेज ऑफ ग्रेस की। जब हम बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी की तो हम ये कहते हैं कि जी इट इज द डेट ऑन विच बिल बिकम ड्यू, यानी वो तारीख जिसमें बिल जो है वो ड्यू हो जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यू डेट। अब हम इसको किस तरह समझते हैं कि हमने जब बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर किया तो उस पर जो डेट मेंशन की गई यानी अक्टूबर 1 2011, और उसके बाद हमने लिखा कि 2 डेज आफ्टर डेट यानी फर्स्ट को जब ये प्रिपेयर हुआ तो 2 डेज का मतलब क्या हुआ कि सेकंड और थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल 4 अक्टूबर को ड्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैच्योरिटी की डेट है वो हमारे पास कौन सी बनी, यानी बिल बनने के बाद जो उसके डेज मेंशन किए गए हैं उसको हम नाम देंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी का। उसके बाद हमारे पास आता ही बात करते हैं हम डेज ऑफ ग्रेस की, यानी एक्स्ट्रा डेज की। तो हम कहते हैं कि इट इज द एडिशनल 3 डेज टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी गिव फॉर द पेमेंट। यानी अगर हमने 1 अक्टूबर को जो बिल बनाया था, सेकंड और थर्ड का टाइम हमारे पास था, फोर्थ को ये ड्यू हुआ, तो एज पर दी डेज ऑफ ग्रेस इसमें हमें कहा गया कि उसमें 3 दिन का इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल 4 तारीख को ड्यू होना था अब उसमें 3 दिन यानी एडिशनल 3 डेज के मिलने के बाद उसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो 7 अक्टूबर बनेगी। तो हम नाम देंगे उसको डेज ऑफ ग्रेस का। आई होप this small video will help you to understand the first part of bill of exchange. हमने इस वीडियो में कोशिश की कि वो तमाम तर बेसिक मामला जिनका ताल्लुक बिल ऑफ एक्सचेंज से है उसको शेयर किया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके एज ए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि जो कंटेंट हमारे पास आएंगे जिनका ताल्लुक बिल ऑफ एक्सचेंज से होगा। Thank you very much.